में जाने के लिए तैयार हूँ। ये चाहेंगे कि सिर्फ सागाम में रहे, मैं सागाम में रहने के लिए तैयार हूँ। ये लोग मेरा फैसला करेंगे, मैं अपना फैसला ना कोई पार्टी। देखिए, मैं रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला बंदा नहीं हूँ। आप उनको कह दें, पार्टी वालों को भी और उन इंसानों को भी, मैं वो बोलूंगा जो यहाँ से बात निकलती है। मैं रिमोट कंट्रोल, कोई मेरा रिमोट। क्या कांग्रेस में जाना चाहते हो आप? नहीं, कांग्रेस से ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई मन नहीं बनाया है, कोई फैसला नहीं किया है। मेरा कहने का मकसद है कि आप भी उसी पीएचडी का हिस्सा थे कल तक, जो पीएचडी नारा लगा रहे थे, दफा 370 और 35 की बहाली को लेकर लोगों के पास वोट मांगने गए। वो नारा, मैं पूछता हूं, वो नारा आखिरकार गया कहां? मैं 370 और 35 से आपको सिर्फ दो इंस्टीट्यूट, मैंने तब भी कहा था, ये नहीं कि इलेक्शंस के बाद, मैंने इलेक्शन से पहले भी, जिस दिन हमने फॉर्म सबमिट किया था, मैंने उस टाइम भी कहा था ये अवेलेबल होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने कहा था, आपने तो यही, बाकी कैंडिडेट्स तो लोगों के सामने दफा 370 और 35 की बहाली को लेकर वोट हासिल कर रहे आ रहा हूं, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि 370 और 35A पे जो भी आप टिप्पणी करे या बात करे, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरी इसका जवाब पहले लें आप, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। इसका जवाब भी आपसे लेंगे। मैं जवाब पहले इसका जवाब भी। नाजरीन, आप देख रहे हो द जहलम न्यूज, एक मुलाकात प्रोग्राम को लेकर मैं शाहिलाल आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर इतवार को हम किसी न किसी नए मेहमान का आप लोगों से तारुफ करा रहे हैं, और आज के इस प्रोग्राम के निशस्त में हमारे मेहमान जो है वो है एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, जो कि ब्लॉक सागाम के डीडीसी मेंबर है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्हीं से कुछ अहम मुद्दों के हवाले से बात करेंगे। आइए जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सलीम साहब, सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। बड़ा आई एम वेरी थैंकफुल, बड़ा मशकूर हूँ आपका, आप यहाँ पर आए, मुझे मौका दिया बोलने के लिए। सलीम साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका ये जो जिंदगी का सफर है, इस सफर का आगाज कैसे शुरू हुआ? बेसिकली मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और एक्टिवली पार्टी जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसमें मैं तकरीबन 2 साल से हूँ। लेकिन 2 साल कबल अगर आप बात करें, मैं हमेशा, मेरा टिल्ट सियासत के साथ पहले से है। चाहे आप स्कूल की बात करें या फिर कॉलेज की बात करें या मेरी प्रैक्टिस की बात करें, अगर आप जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें, हिंदुस्तान की सियासत की बात करें या वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें, हमेशा इस पे नजर रहती थी, इस पे गौर होता था। और अल्टीमेटली अगर आपका पैशन किसी चीज की तरफ है तो वो आपको खींच कर ले आता है। दैट्स व्हाई आई एम हियर। आज मैं सियासत में हूँ जी। तो ये बताएं, अगर सियासत के हवाले से हम बात करेंगे, पैटर्नल या मैटरनल की तरफ से किस पार्टी से आप वाबस्ता है? देखिए, अगर आप मेरी बात करें, मेरे जो डैड हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन हाँ, डेफिनेटली मैं आपको ये कहूँ कि अगर हमारे घर की बात करें, पैटर्नल साइड की बात करें, मैं एक कांग्रेस खानदान से मेरा वाबस्ता है। मेरे दादाजी एक्टिवली पॉलिटिक्स में थे और हार्डकोर कांग्रेस वर्कर थे वो। जहां तक मैटरनल पॉलिटिक्स की बात है, मैटरनल साइड की बात है, नानी हाल साइड की बात है, वहां भी हम कांग्रेस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो फिर क्या मजबूरी बनी, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा? ये मजबूरी नहीं होती है, ये असल में आपकी सोच, आपके विचार अगर कहीं किसी जगह ठीक लगते हैं तो आप वहां जाते हैं, और अगर ठीक ना लगे, कोई दोस्त अगर कंप्रोमाइज अपनी सोच के साथ करे तो वो कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जब डीडीसी इलेक्शन का बिगुल बजा था, हमारे पास एक पीएचडी के नाम से एक फोरम बनी थी, जिसके प्रिंसिपल्स की मैं आज भी इज्जत करता हूं, मगर वो फिर जिन प्रिंसिपल्स पे पीएचडी बनी थी उन पे वो नहीं टिकी। तो मैं आपसे ये कहूं कि पीएचडी इज इट, ये मैं आपसे भी सवाल करता हूं, नाजरीन से भी सवाल नहीं कर सकता बल्कि राय पूछना चाहता हूं, इज पीएचडी ए मिथ और ए रियलिटी? अगर आप आज के जो हालात हैं, या इससे कबल डीडीसी इलेक्शन के इंतखाबात हुए, उस वक्त भी पीएचडी था, पहले इलेक्शंस थे जिसमें पीएचडी आई थी। ड्यूरिंग इलेक्शंस मैं आपको अपनी बात बोलूं, पीएचडी के ही जो पार्टीज थी, उनके 3-4 कैंडिडेट्स मेरे खिलाफ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स थे।
सलीम साहब, तो ये लगता है कि मुझे लगता है कि हाँ, प्रिंसिपल्स जिस पे पीएचडी बनी थी उसका मैं आज भी एहतराम करता हूँ, उसकी मैं आज भी इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर इन रियल सेंस दिखी नहीं वो। सलीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि डीडीसी मेंबर से पहले, डीडीसी इंतखाबात से पहले आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, कि अगर देखा जाए आपके मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड की तरफ से, तो वो तो कांग्रेस का पार्टी से बिलोंग करते, तो आपका एक अलग सोच था, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो दफा 370 और 35A के खात्मे के बाद यहाँ पे पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन वजूद में आई, तो एक जो रीजनल पार्टीज है वो एक साथ जुड़ गई है ताकि उस शिनाख्त को, उस तशख्खुस को बचाने के लिए उस पे पीएचडी बन गई। तो जब पीआरआईज के इंतखाबात के बाद डीडीसी इंतखाबात यहाँ पे हुए, तो डीडीसी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आप पे एक एतमाद किया था, एक भरोसा के तहत आपको मैदान में उतारा, डीडीसी इंतखाबात के लिए कैंडिडेट मुकर्रर किया। तो उसके बाद ही अगर देखा जाए तो जो पीएचडी कैंडिडेट डीडीसी इंतखाबात लड़ने के लिए मैदान में उतरे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के सामने दफा 370 और 35A की बहाली को लेकर लोगों से वोट हासिल किए है। उस चीज को लेके क्या आपको लग रहा था कि पीएचडी कैंडिडेट यानी डीडीसी इंतखाबात लड़ने के लिए जो उम्मीदवार मैदान में उतरे, जो जीते भी है, तो क्या उनका रोल उसमें बनता था कि दफा 370 और 35A की बहाली को लेकर? क्या ऐसा नहीं लग रहा कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनका कोई रोल नहीं बनता था दफा 370 और 35A को बहाली को लेकर? बहुत बड़ा सवाल है, किसी जगह अगर मैं मिस हो जाऊं आप उसका जवाब दें। मैं पहले आपको ये बताऊं कि तमाम कैंडिडेट्स की तरफ से मैं बात नहीं कर सकता, मैं अपनी बात रख सकता हूं। अगर आप मेरी बात करें, आप चूंकि उस दिन हम मिले नहीं थे, आपने कवरेज भी नहीं की है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं वाहिद एक कैंडिडेट हूं जिसने इलेक्शंस के दौरान भी और इलेक्शंस के बाद भी ये कहा था कि 370 और 35A आपको सिर्फ दो इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं, एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस पे बहुत ऐसे दोस्त जो पीएचडी से या नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते थे, वो ये कहते थे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने उनसे उस वक्त भी यहाँ बहुत सी मीटिंग्स में, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे मैंने ये क्लियर किया कि 370 और 35A पे आप बात ना करें, दो इंस्टीट्यूशंस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको वापस दे सकते हैं। रही बात पीएचडी की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं अपनी सियासत मेरी सियासत की शुरुआत आज या इससे कबल या इसके बाद, मैं चाहता हूं कि मैं सच की सियासत करूं, जो मैं कहूं उस पर मैं कारबंद उतरूं। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी, देखिए कुछ ऐसे मैंने जो मेरा रेजिग्नेशन नोट है, रेजिग्नेशन लेटर है, मैंने उसमें भी लिखा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते, उसमें पब्लिक में इंतशार बहुत पैदा होता है। मैं किसी पर्सनल, मैंने उसमें भी क्लियर किया था, पर्सनल रीजंस नहीं है मेरे, कोई भी पर्सनल रीजंस नहीं है, आइडियोलॉजिकली नहीं बनती है किसी के साथ, तो मैंने उनको बाई कहा। अब अगर हम उस पर टिप्पणी करें, लोगों में उसके बड़े बुरे असरात पड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं उनको पब्लिक डोमेन में ना लाऊं। हाँ, ये जरूर है, आपने देखा होगा जब हमारा ये जो डिलिमिटेशन कमीशन का प्रपोजल रिपोर्ट सामने आया था, हम चाहते थे, मैं अपनी बात करूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं कि मैंने पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को वोट डाला था। उससे पहले शायद मेरे खानदान में किसी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दिया होगा, मैंने दिया था। मैंने अपने कैंडिडेट को इसलिए वोट दिया था कि वो लोगों की बात आगे रखे और बिल्कुल ऐसे रखे कि लगे कि कोई बात कर रहा है। ऐसा नहीं लगा तो मैं निकल गया। सलीम साहब, हम फिर से वही सवाल दोहराना चाहते हैं, आपसे माजरत चाहते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि आप भी उसी पीएचडी का हिस्सा थे कल तक, जो पीएचडी नारा लगा रहे थे, दफा 370 और 35A की बहाली को लेकर लोगों के पास वोट मांगने गए। वो नारा, मैं पूछता हूं, वो नारा आखिरकार गया कहां? मैं आपसे और एक बार ये मैं रिपीट करना चाहता हूं,
370 और 35 से आपको सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट, मैंने तब भी कहा था, ये नहीं कि इलेक्शंस के बाद, मैंने इलेक्शन से पहले भी जिस दिन हमने फॉर्म सबमिट किया था, मैंने उस टाइम भी कहा था ये अवेलेबल होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने कहा था आपने तो यही, बाकी कैंडिडेट्स तो लोगों के सामने दफा 370 और 35 की बहाली को लेकर वोट हासिल कर रहे आ रहा हूं, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि 370 और 35A पे जो भी आप टिप्पणी करे या बात करे, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरी बात आप कंप्लीट सुने। हाँ, 370-35A की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगी है, आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हो वो दिखाएगा कि आप सीरियस कितने हो 370 और 35A के बारे में। ऐसा मुझे नहीं लगा कि 370 और 35A पे अगर आपको टिप्पणी करनी है, मुझे मेरे नजदीक एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे लगता है कि इवन ये एक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। आप कोर्ट में अगर कोई पीसी चल रही है, आप अपना ओपिनियन नहीं बना सकते, क्योंकि अपना ओपिनियन बना के कल को कोर्ट का कंट्राडिक्टरी ओपिनियन बन सकता है। तो उस अंदाज से मैंने ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं। इलेक्शन जब हमारी कैंपेनिंग चल रही थी, मैंने वहां भी ये बात कही और मैं आज भी ये बात कर रहा हूं। सलीम साहब, ये बताइए कि जब डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आया है कुछ रोज कबल ही, तो उसके बाद ही आपने जहन में बना लिया कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से बुनियादी रुकनीत से मुस्तफी हो जाए, क्यों? जब उससे पहले भी आप ये सोच बना सकते हैं कि अगर किसी से आप पार्टी से नहीं बनती, क्या डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट आने से पहले आप पार्टी से रिजाइन कर सकते थे? उसके बाद ही क्यों किया आपने? ये एकदम कोई ये फैसला नहीं करता कि मैं किसी पार्टी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूं, एकदम ये फैसला नहीं होता कि मैं निकलूंगा। ये एक प्रोसेस रहता है, प्रोसेस में बहुत पड़ाव होते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपको लगा कि आपकी मेंटेलिटी आपकी आइडियोलॉजी फिट नहीं बैठती है उधर, तो या तो आपको उसके साथ कंप्रोमाइज करना है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं अपने कॉन्शियस के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं मानता हूं पार्टी कितनी भी बड़ी हो, लीडर कितना भी बड़ा हो, पब्लिक के बगैर जीरो है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, आप अगर नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, एक वक्त था फुल मेजॉरिटी थी हिंदुस्तान के ऐवान में। आज उनकी हालात आप देखें, किसने की? किसी पार्टी ने नहीं की, आपने मैंने नहीं, लोगों ने की। आज आप बात करें, हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहां पर एक वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी बहुमत में थी। आज आप देखें किसने की हालात? किसी पार्टी ने नहीं की, बल्कि लोगों ने। यहां पर डेमोक्रेसी जमहूरियत में लोग पावर रखते हैं। कोई भी पार्टी माइनस पीपल इज इक्वल टू 0, कोई भी लीडर हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, माइनस पीपल इज इक्वल टू 0। तो हाँ, जब तक लोग चाहेंगे तब तक थोड़ी लीडर बन सकता है। बिल्कुल, जमहूरियत में लोग पावर रखते हैं, लोग फैसला करते हैं कि उनका नुमाइंदा, उनकी पार्टी, किसी भी पार्टी को वो 0 से 100 ले जा सकते हैं और किसी भी पार्टी को वो 100 से 0 ला सकते हैं। किसी भी बड़े कदावर लीडर को वो ऊपर से नीचे लाते हैं, किसी भी ग्राउंड से जो जुड़ा बंदा है उसको 0 से वो ऊपर तक लीडर बना सकते हैं। लोग मैटर करते हैं। जराए के हवाले से हमारे पास भी खबरें मौसूल हुई है कि जो ही आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया, तो अगर देखा जाए पार्टी की जानिब से कहा गया कि सलीम परी साहब को 1 साल ही हुआ है पार्टी में, तो अभी तक पार्टी को इनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। अलबत्ता पार्टी ने इनको कंट्रीब्यूट किया है कि इन पर एक एतमाद किया, इन पर एक भरोसा किया, तब जाके इसको डीडीसी कैंडिडेट के लिए नामजद किया गया। और सलीम परी साहब ने उस वादे को वफा नहीं किया, 1 साल में इन्होंने खैर बात किया है पार्टी को। खैर हम दूसरी उस बात पे नहीं जाना चाहेंगे। आप इसका जवाब पहले लें, आप, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। इसका जवाब भी आपसे लेंगे। मैं जवाब पहले इसका जवाब मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं। पार्टी कैंडिडेट को देखकर इसलिए मैंडेट देती है कि अगर उनको पता, अगर वो कंफर्म है कि कोई कैंडिडेट जीतने की सूरत में है या जीत सकता है, फिर ही पार्टी मैंडेट दे सकती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रही बात, मैं और एक बार आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अफवाहें कितनी भी गर्म हो, ये आपके सामने जो लोग बैठे हैं ये हमारा फैसला करेंगे, कहां जाना है, किधर रुकना है, ये फैसला करेंगे। ना कोई पार्टी फैसला कर सकती है मेरे बारे में, ना कोई लीडर। हाँ, डेफिनेटली मैं सियासत में हूं, बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूं, वो इंसान नहीं हूं कि मैं इन लोगों को लेकर प्लेटफॉर्म पे लेकर, ग्राउंड में जाकर देखूंगा कि लोग क्या चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं। अगर वो मेरी खिदमत
इस इलाके में चाहते हैं मैं यहाँ हूं, अगर वो मेरी खिदमत सागाम में चाहते हैं मैं यहाँ हूं, अगर वो खिदमत आपके इलाके में डूरू में चाहते हैं मैं वहां भी जाने के लिए तैयार हूं, अनंतनाग में जाने के लिए तैयार हूं। ये चाहेंगे कि सिर्फ सागाम में रहे, मैं सागाम में रहने के लिए तैयार हूं। ये लोग मेरा फैसला करेंगे, मैं अपना फैसला, ना कोई पार्टी। देखिए, मैं रिमोट कंट्रोल पे चलने वाला बंदा नहीं हूं। आप उनको कह दें, पार्टी वालों को भी और उन इंसानों को भी, मैं वो बोलूंगा जो यहां से बात निकलती है। मैं रिमोट कंट्रोल, कोई मेरा रिमोट। क्या कांग्रेस में जाना चाहते हो आप? नहीं, कांग्रेस से ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने कोई मन नहीं बनाया है, कोई फैसला नहीं किया है। मैं ये जो सामने, अगर आप कैमरा में भी कैद करना चाहते हैं, इनको लेकर, इनके साथ बात करके, इनकी राय उन पे मशवरा करके हम देख लेंगे कि हाँ कौन सा प्लेटफॉर्म है कि अगर कल मंडे है, कल हम मंडे ही बोल सकते हैं, कल को ट्यूसडे नहीं बोल सकते। ऐसा प्लेटफॉर्म देखेंगे जिसमें लोगों की इज्जत हो, लोगों की राय की इज्जत हो, हमारी इज्जत हो, हमारे लोगों की इज्जत हो। वो आने वाले वक्त में आपके साथ जरूर शेयर करें। क्या आपको नहीं लग रहा कि जितने भी सियासत यहाँ पे आए हैं, जो भी सरकार यहाँ पे आई है, बहुत सारी सरकारें आई चली गई, लेकिन हर एक सरकार ने यहाँ के गरीब आवाम के साथ धोखा ही किया है। जो वादे करते हैं इलेक्शन के दौरान, फिर वो उन वादों पे खरा उतरने में नाकाम साबित हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके नजर में ऐसी कोई पार्टी होगी जिसके पास आप जिसके साथ आप चलना चाहते हो आगे, ताकि लोगों की तर्जुमानी आप कर सकते हो? देखिए, मैं आपसे भी अर्ज करना चाहता हूं और आपके माध्यम से, आपके जरिए तमाम जितने भी हमारे जर्नलिस्ट ब्रदर हैं, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी से है, मेरी उनसे हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि आप फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हो। आप की जो ड्यूटी है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों की राय, असल में डेमोक्रेसी में लोगों का जो डिसेंट होता है कि किस चीज के साथ वो इत्तेफाक नहीं करते हैं, वो मैटर करता है। अगर किसी चीज के साथ वो इत्तेफाक नहीं करते हैं, आपकी ड्यूटी बनती है, मैं आपसे वैसे कि एक छोटा भाई, बड़ा भाई, ये दरखास्त करता हूं कि आप उन पे ज्यादा काम करें। रही बात, आपने क्या सवाल पूछा था मुझे? बहुत सारी सरकारें यहाँ पे आई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीडीपी बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, बिल्कुल हाँ। उस हवाले से क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी आपकी नजर में हो सकती जो इन लोगों की मुश्किलातों का इजारा कर सके? मैंने जैसे बोला, मैं सच बोलने वाला बंदा हूँ, ये कड़वा होता है। ये कल को मैं अगर आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, कल को मैं वही बात बोलूंगा जो मैंने आज बात की। रही बात आज के वोटर की या आज के लोगों की, आज का वोटर और आज के लोग बड़े होशियार हैं। मैं आपको गिना के दूंगा जितनी भी यहां पॉलिटिकल पार्टीज हैं। देखिए, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक किसी ने जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ अभी तक, हाँ, धोखा नहीं बोल सकते, लेकिन वो अपने जो वो उनके स्लोगन्स थे उन पे वो खरा नहीं उतरे। यहां पर जम्मू कश्मीर में जो हालात, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जो हालात हैं, इसके लिए बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, 100% रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद हम आएंगे कांग्रेस पे। कांग्रेस में जम्मू कश्मीर अगर 370 और 35A की बात करें, खोखला इसको दो पार्टीज ने किया, जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अभी आप आज के सियासत की बात करेंगे, यहां पर लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है कि फलानी टीम या कोलिशन गवर्नमेंट की बात करें। मैं आपको गिनाऊंगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पार्टी है, ये सच कड़वा है लेकिन मैं बोलने वाला हूं। रीजनल पार्टी मुझे आप एक बताएं जिसने कोलिशन बीजेपी के साथ ना की हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करके, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ पहले कोलिशन की, पीडीपी ने वो किया जो इन तमाम पार्टीज ने इतने वक्त में नहीं किया, वो पीडीपी ने किया, क्योंकि उन्होंने उनको दावत देके अपने घर में लाकर किचन में बिठाया और दिखाया कि किस बर्तन में क्या क्या है। समझ रहे हैं? फिर आप तीसरी हमारी रीजनल पार्टी अपनी पार्टी है, तो जिसके सरबरा जनाब अल्ताफ बुखारी साहब हैं, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट में बीजेपी के साथ थे। चौथी हमारी रीजनल पार्टी जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसके बानी सजाद गनी लोन साहब हैं, वो भी कोलिशन में थे। तो ये पॉइंट आप लोगों के सामने ना ले मेहरबानी करके कि फलानी पार्टी कल को बीजेपी के साथ जा सकती है। आपने हिस्ट्री में ये करके दिया है, प्रेजेंट देखें और फ्यूचर देखें। ये देखें कि लोगों की हित के लिए कौन बात करेगा या सच कौन बोल रहा है। सच हमेशा कड़वा रहता है। फिर कौन सी पार्टी यहाँ पे बची जो लोगों के हित में आवाज उठाएगी? मैं वही बोल रहा हूं कि लोगों को आप बेवकूफ ना बनाएं। मैं ये बोल रहा हूं कि कल को जो भी हमारी पार्टीज हैं, उनको ये दुकानें ये अब कुछ टाइम के लिए आप बंद करें।
सच की सियासत करें। आप ये देखें 370 और 35 से ये आप नहीं दे सकते। हाँ, इसकी आप पैरवी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसको रेगुलरली फॉलो अप करें, कंटिन्यूअसली फॉलो करें, लेकिन ये ना बोले कि मैं ये करूंगा जनाब, मैं वो करूंगा। जब तक बीजेपी यहां पार्लियामेंट में है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पार्लियामेंट आपको वो देगा, नॉट एट ऑल। क्योंकि बीजेपी का स्लोगन ही, मंशूर में ही उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको 370 और 35 से एब्रोगेट करना था। सही बात है। अगर पीडीपी अभी स्लोगन दे रहे हैं वो फिर क्रोकोडाइल टीयर्स हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कोई भी रीजनल पार्टी यहां पर नहीं ला सकती है वापस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हमें विश्वास है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपॉलिटिकल है, जो किसी दबाव में काम नहीं करता है। अब मसला यह है कि किसने, कौन से बैटरी ऑफ लॉयर्स एंगेज किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, दैट मैटर्स। हम चाहते हैं कि यहां पर जो भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज जो हमारी है, उनसे हमें ज्यादा उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता है, यहाँ के लोगों के साथ, बरअक्स इसके कि आपकी नेशनल कोई पार्टी हो, क्योंकि उनके ऊपर नेशनल दबाव भी बहुत रहता है, उनके ऊपर मुल्क का दबाव रहता है। यहां पर यहाँ के लोगों को रीजनल पार्टी से ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। उन तमाम से मेरी हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है कि आप सच की सियासत करें। आप अभी के सिनेरियो में ये देखें कि यहाँ पर बेरोजगारी कितनी है, आप उनके लिए, बेरोजगार उनके लिए बात करें। आप ये देखें कि यहाँ के लोग पिस रहे हैं, चाहे 370-35 उसमें भी आपने देखा कितने प्रोटेस्ट हुए, कितने हड़ताल हुए। यहाँ पर कौन, किसको ज्यादा नुकसान हुआ? गरीब इंसान को, यहाँ के बिजनेसमैन को, यहाँ के उस इंसान को जो दिन को दिहाड़ी करता था, शाम को अपने अयाल को देता था, उसको नुकसान हुआ। उसके बाद कोविड आया, कोविड में भी देखें आप, मुलाजमीन हजरात पे कोई असर नहीं पड़ा, जो टॉप बिजनेसमैन है उन पे भी असर नहीं पड़ा, जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उन पे असर पड़ा। तो हम चाहते हैं कि इन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़ें। अभी इलेक्शन बहुत दूर की बात है, लेकिन ये हमारे स्लोगन्स रहने चाहिए कि आप अगर सरकार में आते हैं, आप क्या क्या पॉजिटिव करना चाहते हैं। जी सलीम साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका एक साल मुल्क का मुद्दा जो पूरा हुआ है डीडीसी का, तो इस एक साल का टेन्यूवर कैसा रहा और तामीर तरक्की का रुझान किस तरह रहा अपनी उस ब्लॉक सागाम? जहां तक डीडीसी की बात है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की बात है, ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूंगा, पूरे जम्मू कश्मीर की, उसमें बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, पीडीपी के हो, अपनी पार्टी के हो, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के या इंडिपेंडेंट हो, यहां पर एम्पावरमेंट जीरो हुआ। जब ये बिगुल यहां पर बजा था, ऐसा लग रहा था कि आप इनको बहुत पावर्स देंगे, लेकिन नहीं दिया। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सागाम की बात करूंगा, मैंने जितने भी एफर्ट्स किए, जितनी भी मेरी कवाशिश रही, मैं उनसे बिल्कुल, मैंने अपनी तरफ से 110% दिया। मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, और आपको चाहिए, अगर आपको उसके बारे में पता करना हो, मैं खुद नहीं बोलूंगा, लोग बोलेंगे। आप कभी सागाम ब्लॉक जाए, मेरी कोशिश रही है कि मैं लोगों के लिए बात करूं, लोगों की बात आगे रखूं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके जहां तक उसका ताल्लुक है, आई एम सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस। जी, तो आगे के लिए किस तरह का इकदाम उठाने जा रहे हैं ब्लॉक सागाम के लोगों के लिए, ताकि जो आपका कहना है कि जो करना चाहते हैं आप वो अभी नहीं कर पाए आप, क्योंकि एक साल में क्या कर सकते हैं आप, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो मजीद किस तरह के इकदाम उठाने जा रहे हैं आप ब्लॉक सागाम के लोगों के लिए, जो जितने भी बुनियादी सहूलियात के हवाले से लोगों को मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं, उन मुश्किलातों को कहीं ना कहीं इजाला करने के लिए किस तरह का लायामल आपने मुरतब किया है? सागाम में मैंने बहुत कुछ किया। जब मेरा एक साल कंप्लीट हो गया, मैंने अपने अकाउंट से एक वीडियो जारी किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि मैंने किस सेक्टर में कितना काम किया। चाहे आप रोड्स की बात करें, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, तमाम फील्ड्स में मैंने काम किया। अपनी तरफ से मैंने 110% काम। हाँ, आई एम फॉर द पीपल, आई एम बाय द पीपल, एंड आई विल वर्क फॉर द पीपल। जहां पर भी लोगों को मेरी जरूरत है, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तरक्की की बात हो, जहां पर लोगों की बात हो, मुश्किलात की बात हो, मैं उनकी बात रखूंगा। नहीं मानेंगे, मैं प्रोटेस्ट करूंगा। नहीं मानेंगे, मैं खुद रिजाइन भी कर सकता हूं, ऐसी बात नहीं है। आखिर पर और एक सवाल जानना चाहेंगे चलते चलते, जो डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आया है हाल ही में, जिसमें कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की हम जिक्र ही करेंगे, कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बिल्कुल खत्म किया गया है, तो क्या लग रहा है आपको कि अगर वो डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट बिल्कुल वही रहा, तो क्या लग रहा है आपको? जो ड्राफ्ट में, ये और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये अभी ड्राफ्ट है। हमें उम्मीद है कि जो ड्राफ्ट है, इस पे
डिलिमिटेशन कमीशन, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस, हमने भी अपनी तरफ से एक रिकमेंडेशन, यहाँ हमारा ब्रैंक कोकरनाग फोरम है, हमने एक ऑब्जेक्शन फाइल की। सिर्फ हमारी ऑब्जेक्शंस, जितनी भी ऑब्जेक्शंस आए, बिल्कुल जो ड्राफ्ट मीडिया में या पब्लिक डोमेन में आया था, बिल्कुल लोगों के एस्पायरेशन के मुनाफी हैं। कोकरनाग की बात करें, शांगस की बात करें, डूरू की बात करें, या आप पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी अनंतनाग राजौरी की बात करें, लोगों के एस्पायरेशंस के मुनाफी है, और साथ साथ में ये रैशनैलिटी इसमें है ही नहीं। देखिए, आपने कोकरनाग नाम एक नाम था, आपको खुद भी पता है, इसकी एक हिस्ट्री है, आपने वो नाम ही मिटा दिया। अगर आपको किसी जगह कहीं आपको रिजर्वेशन करनी थी, रिजर्वेशन के खिलाफ हमारा नारा था ही नहीं। हमारा ये है कि जहां पर आपने आइडेंटिटी पे डाका मारा है, उस पे आप नजरसानी करें, और आपने जहां पर बाउंड्रीज रिड्रॉ की हैं, क्योंकि अगर आप डिलिमिटेशन कमीशन देखेंगे भी, उनमें जो आपके उसूल हैं, आप उनके मुनाफी ना काम करें। ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें कि आपने किस इलाके को किस इलाके के साथ जोड़ा, क्या यह ज्योग्राफिकली ठीक है, या किस इलाके को आपने किस इलाके साथ निकाल के आपने दूसरे इलाके के साथ मिलाया। ज्योग्राफिकली ठीक है। मुझे लगता है बहुत से इश्यूज पे काम करना होगा। हमें उम्मीद है डिलिमिटेशन कमीशन एक अपॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। हम चाहते हैं कि ये इस पे रिविजिट करें, और जो हमारे पास रिपोर्ट, हाँ ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिलिमिटेशन जब भी बनता है, ये लोगों की उम्मीदों के लिए, लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हिस्ट्री में आपने अगर कहीं पर लोगों के साथ नाइंसाफी की हो, एक मौका मिलता है आपको वो करेक्ट करने के लिए। मैं आपको मिसाल दूं, हमारी ब्रैंक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इलाका था विलेज त्राहपू, आप गए हैं कभी उधर? बिल्कुल आइडियोलॉजिकली या रैशनली वो ब्रैंक के साथ नहीं जुड़ा था, बीच में कुछ गांव थे वो शांगास के साथ थे। तो ये मौका मिलता है कि ऐसे इलाकों को, ऐसे गांवों को, अगर वो फिट शांगस के साथ बैठता था, आप उसको शांगस के साथ जोड़ सकते थे। लेकिन यहां पर आपने बिल्कुल डाका मारा है यहाँ की आइडेंटिटी पे, चाहे वो कोकरनाग की या शांगस की आप बात करें, शांगस अनंतनाग की बात करें, कोकरनाग की, डूरू की बात करें। हम चाहते हैं कि जो अभी इस पे जब काम होगा, नजरसानी होगी, जो आने वाला रिपोर्ट होगा, वो लोगों की एस्पायरेशंस को लेके, और डिलिमिटेशन कमीशन में जितने भी प्रिंसिपल्स है, रैशनैलिटी, ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, एरिया, उनको देखकर आने वाला रिपोर्ट लोगों के डोमेन में आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे, जो कि ब्लॉक सागाम के डीडीसी मेंबर है, जिनसे हमने बहुत सारे सवालात किए, और हर एक सवालात का इनने जवाब दिया है, नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश की है। चाहे हमने डिलिमिटेशन के हवाले से बात की, चाहे दफा 370 और 35A की बहाली को लेकर जो PAGD पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने नारा लगाया था डीडीसी इंतखाबात के दौरान, लोगों से वोट हासिल के, उस हवाले से हमने बात की, या डीडीसी का इनका 1 साल मुकम्मल होने का जो टेन्योर रहा और उसका जो खाका है, उस हवाले से हमने बात की कि तामीर तरक्की के हवाले से जो सागाम ब्लॉक में इन्होंने काम किया है, लोग ही कह सकते हैं कि कितना काम उन्होंने किया है। और सलीम साहब का कहना है कि जो ये करना चाहते हैं लोगों के लिए, अभी वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अभी बहुत कुछ करना है इनको अपने इलाके के, इनको अपने सागाम ब्लॉक के लोगों के लिए। साथ साथ इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन जो इंडिपेंडेंट इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, उनसे उस डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जो सामने आया है हाल ही में, उस पर नजरसानी करने की दरखास्त की है, ताकि जो आइडेंटिटी पर डाका डाला गया है, जो आइडेंटिटी कई कॉन्स्टिट्यूंसी में आइडेंटिटी खत्म की गई है, शिनाख्त खत्म की गई है, खासकर कोकरनाग का एक नाम जो है तवारीखी नाम रह चुका है, उस नाम को भी कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस अपनी तरफ से भी इन्होंने ऑब्जेक्शंस उस पर लाए हैं, ताकि डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठी है वो उस फैसले पर, वो इस रिपोर्ट पर, ड्राफ्ट रिपोर्ट पर नजरसानी करे। ताल आप बने रहे अगले प्रोग्राम के लिए। दीजिए मुझे मेरे मेजबान शाह इशफाक के साथ इजाजत, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए जालिम न्यूज के साथ। खुदा हाफिज।